थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। तो इतनी देर से प्रिया बता रही है कि गौरव वल्लभ जी की क्या खासियत है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अक्सर कोई भी पॉलिटिशियन होता है उसको अपनी पार्टी के बारे में काफी कुछ पता होता है कि पार्टी कैसे काम करती है, पार्टी क्या फैसले लेगी, लेकिन गौरव वल्लभ जी को पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों के बारे में बेहतर तरीके से पता है कि किस तरीके से पक्ष सोचेगा और किस तरीके से विपक्ष। और ये बात इसलिए है क्योंकि आप लोग को बता दिया जाए कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी स्ट्रेटेजिक टीम में गौरव वल्लभ जी थे। और खास तौर पे अगर कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव जीता तो उस रणनीति में सबसे बड़े हकदार गौरव वल्लभ जी थे। मैं चाहूंगी कि इंटरेक्शन शुरू करने से पहले एक जोरदार तालियां यहां पर हो। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के मंच पर। गौरव जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपने जब कांग्रेस से भाजपा का दामन थामा था तो आपने एक बात कही थी, कहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण और उसमें बुलाने की बात थी, कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया न्योता, इसलिए मैंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। कई प्रमुख मुद्दे थे, उसमें एक ये भी था जी, कई और इश्यूज थे, डायरेक्शनलेस इश्यूज चल रहे थे। कभी आप किसी चीज का विरोध करते हो और शाम को 4 बजे उसी चीज का आपके मुख्यमंत्री समर्थन कर देता है। जी, कई बार ऐसा हुआ, अदिति जी आप तो बड़े समय से कवर करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, कि 4 बजे दोपहर को 2 बजे गौरव वल्लभ एक विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, 4 बजे जयपुर में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का विपरीत काम हो रहा है। बिल्कुल हुआ सर। तो ये इसको डायरेक्शनलेस कहते हैं। तीसरा मैंने ये भी मुद्दा उठाया था कि भाई सुबह से शाम बैठ के राम राम का नाम तो ले सकते हैं पर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली तो दे नहीं सकते ना जी। जो देश में वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उनको सुबह उठते ही 6 बजे गर्म पानी के साथ गाली दो, तो ये तो कोई राजनीतिक दलों का कोई काम होता नहीं है जी। तो वो मुद्दा भी था। जी। कई मुद्दे थे, एक मुद्दा ये भी था कि जिस तरह से आप मुद्दे चुनते हो, एक मुद्दा चुना, 4 दिन उस मुद्दे पे काम किया, 4 दिन बाद वो मुद्दा कहाँ चले गया आपको ही नहीं पता। तो मैंने डायरेक्शनलेस, बेसलेस कई ऐसे इश्यूज उठाए थे। एक मुद्दा ये भी था कि राजनीति तो अपनी तरफ चलती है, राजनीति की अपनी चाल होती है, अपनी रफ्तार होती है, पर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता आपको मिला हुआ है और आप न्योते पे ये लिख के देते हो कि हम तो नहीं आएंगे। तो ये राजनीतिक आपके इश्यूज हो सकते हैं पर भगवान राम का अपमान कर रहे हो आप। कितने कितने हम जैसे आपके यहाँ बैठे हुए लोग हैं, आपके लाखों करोड़ों दर्शक हैं, उनका तो सपना होता था कि भाई प्राण प्रतिष्ठा का मौके पर उद्घाटन का हमें को न्योता मिल जाए। कितने सनातन प्रेमियों का ये विश्वास था, पर आपको न्योता मिला और आप लिख के दे रहे हो हम नहीं जाएंगे। सर, इसी से जुड़ा एक 66 करोड़ दुनिया का सबसे बड़ा समागम हुआ और उस महाकुंभ में भी जब अभी प्रधानमंत्री ने हाल ही में संसद में जब उसके बारे में बात कही तो राहुल जी ये कह रहे हैं कि भाई आपने ना तो वहां पर जो घटना हुई, जिनकी डेथ हुई, ना तो आपने उनको प्रेयर्स में याद किया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो युवा वहां पहुंचे उनकी नौकरियों के लिए का जवाब कौन देगा। अब देखिए अदिति जी, जिनको प्रयाग से ज्यादा वियतनाम का प्यार हो, मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी करूं। जिनको 65 करोड़ सनातन प्रेमी जहां पर डुबकी लगा रहे हो पर आपको समय मिला नहीं वहां जाने का, तो मैं उसके बारे में क्या टिप्पणी करूं। आपको समय हर 4 महीने में मिलता है वियतनाम जाने का, पर प्रयाग जाने का टिकट का आपके पास समय नहीं है। या तो फ्लाइट आपकी वहां उतरती नहीं है कि ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि वहां आप जा नहीं सकते। मुझे समझ में नहीं आया। प्रियंका जी तो हिमाचल जाती है तो मंदिर जाती है। मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है, जाओ ना और जाओ, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप 65 करोड़ लोग, मतलब मुझे लगता है कि मेरे परिवार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैं जानता हूं और वो वहां नहीं गया जी। मेरे आस पड़ोस के परिवारों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं जानता हूं और वहां नहीं गया। तो आप वियतनाम जा सकते हो और प्रयाग नहीं जा सकते, तो आपने अपनी प्रायोरिटीज देश के सामने रख दी कि भाई ये मेरी प्रायोरिटी वियतनाम है, मेरी प्रायोरिटी सनातन परंपरा और प्रयाग नहीं है। आपने स्पष्ट रूप से रख दिया, देश अपना निर्णय समय आने पर करेगा उस पर। सर, एक सवाल समझना चाहते हैं, मैं बतौर सिटीजन ऑफ
इंडिया और यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं उन सबके बिहाफ पे इस मंच से समझना चाहती हूँ कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत है और उस मजबूत विपक्ष से उम्मीदें कांग्रेस से ही हैं। आम आदमी पार्टी की दशा आपने देखी, दूसरी पार्टियों की हालत आपने देखी, महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ। तो ऐसे में कांग्रेस, क्योंकि आप बेहतर तरीके समझते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक अच्छे टॉल लीडर हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अशोक गहलोत हैं, क्या वो कमी आपको दिखती है जिसकी वजह से देश को एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस नहीं दे पा रहा है? आपको सबसे पहले देश के एस्पिरेशनल युवाओं को समझना पड़ेगा। देश के युवा क्या चाहते हैं? आप अदिति जी 25 से 35 वर्ष के लोगों से बात करो, उनकी एस्पिरेशन आपको समझ में आ जाएगी कि वो परिवारवाद और वंशवाद के नाते कोई आदमी आगे बढ़ा तो वो उसको स्वीकार नहीं करते। और अडानी का मुद्दा सर, अडानी मोडानी मैं आपको उस पर भी ला रहा हूं। अब आप कांग्रेस अध्यक्ष की बात करिए जी, टॉल लीडर है, अच्छे व्यक्ति हैं, पर उनका उद्देश्य यह है कि दामाद को लोकसभा चुनाव कैसे जितवाना। उनके दामाद का कांग्रेस में क्या कंट्रीब्यूशन था? क्या वो लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने से पहले कांग्रेस के सदस्य भी थे? उनका उद्देश्य है कि पुत्र को कर्नाटक में और आगे कैसे पहुंचाना है। तो खुद यहां पर एमपी, दामाद लोकसभा में एमपी, पुत्र कर्नाटक में मंत्री, दूसरा परिवार, भैया एमपी, बहना एमपी, मम्मी एमपी। ये इस तरह से लोकतंत्र नहीं चल सकता। आप युवाओं की एस्पिरेशंस इस तरह से नहीं समझ सकते। जो युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है कि भाई योग्यता के आधार पे लोगों को काम मिले। राजा का बेटा राजा तो बरसों पहले होता था, पर अब लोकतंत्र में उसकी जगह खत्म हो चुकी है। लोकतंत्र में योग्यता के हिसाब से लोगों को जगह मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में वैसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अदिति जी, आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, और ये मैं पहली बार बता रहा हूं। मैं चाहूंगी सब ध्यान से सुनेंगे। बहुत एक व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा इसलिए भेज दिया अदिति जी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष को मीट लाके देता था। मीट जो मांस जिसको कहते हैं ना, मांस, जी जी जी, नॉन वेजिटेरियन मांस जी, वो खाओ पियो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। सर अगर नाम भी थोड़ा सा, मैं नाम कभी नहीं लूंगा, पर उसको राज्यसभा इसलिए भेज दिया क्योंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष के घर पे शाम को जाके मीट दे के आता था। अब यूं अगर है तो फिर जितने भी अपने अमेजन और फ्लिपकार्ट के मेरे भाई हैं वो सब राज्यसभा में होने चाहिए कांग्रेस की तरफ से। जितने भी सप्लायर है क्विक कॉमर्स के, वो मेरे सारे भाई राज्यसभा में होने चाहिए, क्योंकि वो तो सब सप्लाई करते हैं, किराने का सामान भी करते हैं, कॉस्मेटिक का सामान भी करते हैं। अब आपको राज्यसभा में मीट सप्लायर चाहिए या ऐसे लोग चाहिए जो पार्टी को आगे ले जाने का सोच सके? तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जब तक नहीं मिटेगी, जब तक आप परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर निर्णय लेना बंद नहीं करोगे, जब तक निर्णय का आधार योग्यता के अलावा मीट और इस तरह की चीजें होगी, तो कौन सा युवा, यहाँ पे इतने युवा बैठे, कौन सा युवा पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा? क्यों करेगा वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन? वो पढ़ा लिखा युवा है, वो अपने दम पे यहाँ तक पहुंचा है। वो अब मीट सप्लाई करके, मांस और चिकन सप्लाई करके वो आगे बढ़ना नहीं चाहेगा, वो अपनी योग्यता पे बढ़ना चाहेगा। कांग्रेस इस एस्पिरेशन को समझ ही नहीं। तो एक चीज और आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं लंबे समय से कांग्रेस बीजेपी दोनों कवर कर रही हूँ। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में घुसते थे उनको राजा जी कहा जाता था, अब भाजपा में नहीं कहा जाता। जो आरपीएन सिंह जी अपनी कमर पे हाथ रख के, आंख चढ़ा के कांग्रेसियों में बात किया करते थे, चाहे पत्रकार थे और उनकी आवाज बुलंद थी, पीछे खड़े होते थे, आगे के लॉन में आवाज आती थी, आज वो खामोश और शांत नजर आते हैं। आप भी वहां से यहां तक आए हैं, क्या कोई पर्सनैलिटी चेंज आ जाता है बीजेपी? आपको मैं शांत दिख रहा हूँ क्या? आपको शांत दिख रहा हूँ? उसी तरह का मैं जेब में हाथ डाल के खड़ा हूँ, क्योंकि अदिति योग्यता की बात भी हो सकती है। अदिति जी उसका कारण बता रहा हूँ, उसका कारण बता रहा हूँ। जो भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टीज में दो तरह के लोग होते हैं जी। एक होते हैं जो कुछ आइडियोलॉजी से कमिट होके काम करते हैं। अब एक होते हैं जिनको 2025 में यहाँ पहुंचना है, 28 में यहाँ, 35 में यहाँ। मैं हूं पहली श्रेणी का आदमी कि मेरा कोई प्लान नहीं है कि 25 में यहाँ पहुंचना है, 26 में यहाँ, 28 में यहाँ, 35 में यहाँ। मैं तो ये कह रहा हूं अभी तक की जर्नी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी थी। शायद मैं उस जर्नी को, मेरे से ज्यादा डिजर्विंग लोग हैं सिस्टम में,
मैं तो उसी में खुश हूं। जी। तो मैं सही को सही और गलत को गलत कहने से की ताकत जब ही आती है जब आपके एस्पिरेशंस और आपके लालच नहीं होते, तभी आप सही को सही कह सकते। मैंने कांग्रेस के अंदर बैठ के कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के जो प्रथम परिवार है उनके सभी सदस्यों के सामने बैठ के कहा कि राम मंदिर का चंदा हम लोगों को एआईसीसी की तरफ से देना चाहिए। ये मैंने बोला, आप पूछ लीजिएगा किसी से। सारे लोग 2 मिनट ऐसे सन्नाटा हो गया जैसे मैंने कोई गाली बोल दी हो। 2 मिनट सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। पर मैंने कहा और अभी भी मैं उस बात पे कायम हूं। मैं मानता हूं कि वो गलत किया कांग्रेस ने। कांग्रेस को चंदा देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए था। कांग्रेस को ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, अदिति तुम्हारी जाति बताओ, नहीं तुम्हारे एडिटर की जाति बताओ। क्यों भाई? अदिति यहां पर जाति की वजह से पहुंची कि अपनी योग्यता से पहुंची? नहीं तुम्हारी जाति बताओ, तुम किस जाति की हो? अरे जातियां पूछने का लाइसेंस किसने दिया आपको? ये किसने लाइसेंस दे दिया? आपके एडिटर की जाति क्यों बताएं? ऐसा पूछा गया कि नहीं अदिति जी? पत्रकारों से खुलेआम पूछा गया कि नहीं? विश्व सुंदरी की जाति बताओ। अभी वो विश्व सुंदरियां बैठी थी, आपके एंकर ने पूछा ये बात कि किस जाति की हो तुम? वो अपनी योग्यता से पहुंची है, पर कांग्रेस पार्टी के नेता उनसे जातियां पूछ रहे थे। सर आपने कांग्रेस का माइंडसेट बताया, अब क्योंकि आप इस तरफ भी हैं, मैं बीजेपी का माइंडसेट समझना चाहती हूं। और दो टूक, क्योंकि आप बात दो टूक करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी देश में, राज्यों में धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है और जीतती है? आपको ऐसा क्यों लगता है? सर एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे। अदिति जी प्रॉब्लम क्या है कि बरसों तक अपने आप को सनातनी कहना, लोगों ने अपने आप को पीछे लेना मानना शुरू कर दिया था। ऐसा कहना कि मैं इस धर्म का हूं, लोगों को लगता था मैं ये ना बोलूं जी। ऐसा वातावरण बनाया गया बरसों तक। अब लोग गर्व से कहते हैं कि भैया मेरा ये धर्म है, मेरी ये पूजा पद्धति है, मैं ये काम करना चाहता हूं, इसमें क्या गलत है? ऐसा क्यों हुआ सर? ये बदलाव क्या ऐसा हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि तुष्टीकरण एक धर्म विशेष के लिए था, उसको खत्म किया गया और तुष्टीकरण की जगह सभी धर्मों के लिए संतुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। तो फिर इसी से जुड़ा सर, आप तो इंटेलेक्चुअल भी हैं, औरंगजेब की कब्र थी, नहीं थी, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हम इतने दशकों पुरानी बात ना करके आप ये बताइए अदिति जी, औरंगजेब का नाम किसने लिया सबसे पहले? सर ऐसी पिक्चर नहीं, मैं बताता हूं किसने लिया। इंडी अलायंस के पार्टनर, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके लिए कसीदे कसे, उसको बताया। मुझे पता नहीं ये कहां से उनको ज्ञान आया कि औरंगजेब के समय जीडीपी विकास दर सर्वोच्च थी, ये स्टेटमेंट दिया जी। जीडीपी की बात अबू आजमी कर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा चुटकुला बड़े बड़े टीवी शो में, जो टीवी शो आते हैं नेटफ्लिक्स पे और टीवी पे, वहां पे नहीं हो सकता। अबू आजमी जीडीपी बता रहे हैं देश को कि औरंगजेब के समय जीडीपी की विकास दर सर्व। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपको लगा कि मेरा वोट बैंक कहीं प्रॉब्लम में ना आ जाए, खिसक नहीं जाए, तुष्टीकरण करो। तो सबसे पहले उन्होंने करी। अखिलेश यादव खामोश क्यों थे उस समय? क्यों वो औरंगजेब के साथ खड़े थे? उद्धव ठाकरे, जिनकी पिता की और खुद की राजनीति छत्रपति शिवाजी का नाम लेके यहां तक पहुंचे, वो भी औरंगजेब के साथ खड़े हुए मिले। तो औरंगजेबवादी देश पर शासन नहीं कर सकते, छत्रपति शिवाजी को मानने वाले देश पर शासन कर सकते। तो सर ये आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण, जीडीपी को लेकर आपने जीडीपी का जिक्र किया। औरंगजेब जो मानसिकता वाले नहीं शासन कर सकते, पर क्या विकास वाले शासन कर रहे हैं? तो मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से अभी स्टॉक मार्केट की हालत है, लेकिन हम बात कर रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की। हमने अभी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी हाल ही में जिस तरीके से गढ़े, सवाल यह है कि जब निर्मला जी ने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर बयान आया है, उसके बाद से स्टॉक मार्केट ऐसा है, क्या ये पूरा जो इकोनॉमी के लिए बूस्टअप हो रहा है कि हम इतने बड़े पहुंच गए हैं, ये कोई गुब्बारे की तरह तो नहीं है कि जरा सा सीख लगेगी और फूट जाएगा? इकोनॉमी आज के हालात में क्या है, हम कहां खड़े हैं? एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स इज नॉट द बैरोमीटर ऑफ ग्रोथ इन इकोनॉमी। सेंसेक्स की ऊंच नीच आर्थिक जो प्रगति है उसको नहीं दर्शाता है। इन्वेस्टर्स तो जा रहे हैं, मैं उस पर आ रहा हूं।
और आज भी सेंसेक्स जब अपन बात कर रहे हैं, सेंसेक्स ने वापस बढ़ना चालू कर दिया है। और सेंसेक्स कभी भी इतना नहीं गिरा कि पिछले 10 साल के लोवेस्ट पे चले गया, पिछले 1.5 साल के लोवेस्ट पे मिनिमम गया। और वो टेम्परेरी फेज था क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिनारियो चेंज हो रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियां अलग थी जो बाइडेन की नीतियों से, उससे जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो इफेक्ट हो रहा था। मैं पुनः कहता हूं सारे निवेशकों को भी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है और सेंसेक्स आने वाले समय में आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में एक ही चमकता सितारा है अर्थव्यवस्था के लिहाज में, वो है भारत देश। क्योंकि ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, मैं एज ए इकोनॉमिस्ट बोल रहा हूं, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विथ हाई जीडीपी, लो इन्फ्लेशन, जिसकी जीडीपी विकास दर आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मानक हो, जिसकी जीडीपी विकास दर 7% के आसपास आने वाले समय में रहने की उम्मीद है और जहां पर इन्फ्लेशन 4% से कम है। सो दिस इज द शाइनिंग स्टार। कोई दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं है जो हाई जीडीपी, लो इन्फ्लेशन पर खड़ी है। पूरी दुनिया के निवेशकों को बाध्य होकर भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करना पड़ेगा क्योंकि 7% ग्रो कोई अर्थव्यवस्था नहीं कर रही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जापान, चीन, यूएस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज 1.5 से 2% पे ग्रो कर रही है। हम 7% पे आज भी ग्रो कर रहे हैं और आने वाले समय में ये 7 भी आगे जाएगा। और इन सारी कंट्रीज से कम इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन हमारे यहां पर है। तो ओनली कंट्री विथ हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन इज इंडिया। इसके कारण सेंसेक्स भी बढ़ेगा, नौकरियां भी आएगी और भारत देश आगे और बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी।